आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। यस सर। और आज हम लोग मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक आसान है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे। और बहुत सारे इस पर बेस्ड फार्मूले हैं और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मोलेकुलर फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, और एक तरफ हम लिख देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कंपाउंड लेते हैं इथेन, हम लोग 10th क्लास में इसके बारे में हम लोग चर्चा किए भी थे। C2H6, C2H6 जो एग्जैक्ट फार्मूला है, ये इथेन जितने मोलेकुल से बंधे हुए हैं उसका एग्जैक्ट फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला कहलाता है। जिसे इथेन का मोलेकुलर फार्मूला क्या है? C2H6, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, यानी कि कितने मोलेकुल्स बंधे हुए हैं उस कंपाउंड में, उसका फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला कहलाता है। CnH2n+2। हाँ, उसी बेस पर है, इथेन अल्केन ग्रुप का है। CnH2n+2। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर, सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर। होल नंबर का मतलब वो जो संख्या आनी चाहिए, जो उसका रेशियो होगा, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग इथेन का मोलेकुलर फार्मूला तो देख लिए, एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे। 2 और 6 है, 2 कॉमन है ना, 2 से 2 में डिवाइड लगाएंगे तो कितना? 1। और 2 से 6 में डिवाइड लगाएंगे कितना? C1H3 यह इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला है। सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर, इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है? 1, C1 और H3। और ये जो यहाँ पर आना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ये रहा हम लोगों का ये इथेन का मोलेकुलर फार्मूला और ये इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला। एक अगला एग्जांपल देखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10, C4H10 ये मोलेकुलर फार्मूला है ब्यूटेन का। और ब्यूटेन का जरा एम्पिरिकल फार्मूला जरा देखें। C2H5। हाँ, वेरी गुड, C2H5 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ब्यूटेन का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ये होल नंबर रेशियो में सिंपल में है। अगला है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। इसका मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6। हाँ, इसका एम्पिरिकल फार्मूला जरा हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा C1H2O1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, empirical formula. Total molecules attached
मोलेकुलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसमें किसी कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं है? यदि ऐसा हो जाए कि इंपेरिकल फॉर्मूला को मोलेकुलर फॉर्मूला में यदि चेंज करना हो, इसमें चेंज करना हो, इंपेरिकल फॉर्मूला को मोलेकुलर फॉर्मूला में चेंज करना हो, जरा हम लोग देखें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? 2 से। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये C2 हो जाएगा और H जो है 6 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें जरा हम लोग देखते हैं, ब्यूटेन का ये इंपेरिकल फार्मूला है, यदि इसको मोलेकुलर फार्मूला में चेंज करना हो, यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा C4 हो जाएगा और H जो है 5 2 10 हो जाएगा। यदि ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला में चेंज करना हो तो 6 लगाना पड़ेगा ना, तब ना 6 1 6 हो गया और 6 2 12 हो गया, फिर 6 1 ऑक्सीजन का 6 हो गया। ध्यान रहे ये वाला जो नंबर होना चाहिए वो इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, यानी कि वो इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल में अलाउड नहीं है, डेसिमल वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये समझे मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये n हो जाएगा और इंपेरिकल फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा मोलेकुलर फॉर्मूला। अब जरा हम लोग देखेंगे कि जिस रेशियो में मोलेकुलर फॉर्मूला बंधा हुआ रहता है उसी रेशियो में इंपेरिकल फॉर्मूला बंधा हुआ रहता है। इसका रेशियो करेंगे तो 1:3 आ जाएगा, इसका भी 1:3 है, इसका 2 और 5 होगा, इसका भी 2 5 है। यानी कि इस कंसेप्ट से हम लोग ये समझे कि जिस रेशियो में मोलेकुलर फॉर्मूला बंधा हुआ रहता है उसी रेशियो में हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला भी बंधा हुआ रहता है। अब जरा एक और कंसेप्ट है, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेंगे। मान लिया जाए कि इसका मोलेकुलर वेट, सर इरेज कर देते हैं, मोलेकुलर फॉर्मूला है इथेन का, ही हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसका मोलेकुलर वेट कितना होगा? मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मास। इथेन का मोलेकुलर वेट कितना कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का 12 होता है। यस सर। ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस कितना हाइड्रोजन एटम है? 6 है, 1 इंटू 6 कितना हो गया? ये 30। ये हो गया 24 प्लस 6 यानी कि 30। अब जरा हम लोग इंपेरिकल वेट देखते हैं, इंपेरिकल फार्मूला का वेट। मोलेकुलर फार्मूला का वेट तो देख लिए, इंपेरिकल फार्मूला का हम लोग वेट देखेंगे। इंपेरिकल वेट, ठीक है। कितना कार्बन है? एक कार्बन है, 12 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए थे? 2 से ना? यस सर। तो 2 इंटू 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। ये भी कितना हो गया? 30। यानी कि मोलेकुलर वेट भी 30 और इंपेरिकल वेट भी 30। मतलब कि जिस रेशियो से मोलेकुलर फार्मूला बंधा हुआ रहता है उसी रेशियो से इंपेरिकल फार्मूला बंधा हुआ रहता है, और जिस रेशियो से मोलेकुलर वेट बंधा हुआ है जस्ट उसी रेशियो से इंपेरिकल वेट बंधा हुआ है। तो हम लोग ये भी तो फार्मूला लिख सकते हैं ना,
मोलेकुलर वेट इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट हो जाएगा। मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और उसी तरह से मोलेकुलर वेट इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट। यदि n निकालना हो, n क्या है? वो इंटीग्रल नंबर है। क्या है? n इंटीग्रल नंबर, होल नंबर, डेसिमल वाला नहीं। डेसिमल आ जाएगा तो नहीं होगा। यदि n निकालना हो, यही ना हमारा n है, तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग इधर लेके चले आएंगे। ये हो जाएगा मोलेकुलर वेट बाई में इंपेरिकल वेट। हाँ, वेरी गुड, इंपेरिकल वेट। कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है?